मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। यह वीडियो का आज उद्देश्य 14वां जेपीएससी के संदर्भ में आपका पेपर 3 का मैंने हिस्ट्री का रणनीति को बताया था। आज स्पेशली पेपर 3 में ज्योग्राफी की रणनीति को मैं बताने जा रहा हूं। चूँकि आपका 8 सेक्शन है जिसमें 4 सेक्शन आपके हिस्ट्री के थे, उसमें कौन सा सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। इस बार जो आपको बताया जाएगा कि जो पेपर 3 है उसका ज्योग्राफी सेक्शन में आपको जो 4 सेक्शन हैं उसमें कौन सा सिलेक्शन करना बेहतर रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले 11th जेपीएससी के संदर्भ में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन जो कहा जा रहा था कि 8 तारीख का अंतिम आपका कैबिनेट है, वो वास्तव में अंतिम नहीं था। एक और संभावना बची हुई है कि 14 तारीख को कैबिनेट है, इसलिए अभ्यर्थी भी प्रयासरत हैं और आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है। उसमें आप लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने दोस्तों का सहयोग करें ताकि अध्यक्ष की नियुक्ति हो सके और आपके रिजल्ट आ सकें। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ट्वीट केवल करना है जो भी हैशटैग है उसके अनुसार। तो 2-4 मिनट तो दे ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, है ना। और आप ही की भलाई इसमें छुपी हुई है, इसलिए ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं कि बीपीएससी दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्लियर, निश्चित रूप से अगर आपकी जेपीएससी की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, कॉन्फिडेंट हैं आप, पीडी मेंस इत्यादि के लिए आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स आने लगे हैं, आप आराम से दे सकते हैं। इमोशनल होकर के मत दीजिए कि पीटी देना है, फिर पीटी के बाद मेंस का तैयारी ही नहीं है, क्योंकि मेंस में तो आपको समय मिलने वाला है नहीं। इसलिए सोच समझ कर अपना निर्णय लीजिए। और जिनका 14th का तैयारी नहीं है वो 14th में लगे रहिए, जब भी वैकेंसी आए। नहीं लगे रहेंगे, क्लियर, तो तैयारी अभी आपका है और रिवीजन का समय देगा जब नोटिफिकेशन आएगा। फिर भूल जाइएगा 14th, फिर 16th 17th जो आएगा उसके बाद फिर उसका तैयारी करना होगा। फिर आपका 3-4 साल का फेरा हो जाएगा, है ना। तो लेटेस्ट जो आपका ही है कि 14th जेपीएससी भविष्य में आएगा, जब भी आए उसके लिए आपको तैयार अभी से रहना होगा, है ना। इसमें रेनेशा आईएएस का आपका पूरा सहयोग रहेगा। और जो भी यहाँ पर बैचेस शुरू हो चुके हैं आपको पता है, और राउंडिंग में चलते रहते हैं। आपकी एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी जब तक कि 14th पीटी में पीटी ना हो जाए और मेंस में मेंस ना हो जाए। क्लियर, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आज लीजिए या भविष्य में लीजिए। अभी 11th जेपीएससी के शुल्क पर ही एडमिशन हो रहा है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है 11th जेपीएससी का, तब तक 11th जेपीएससी के शुल्क पर ही एडमिशन होगा। और वहाँ आंसर राइटिंग ग्रुप में लिमिटेड सीट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स का एक फिक्स लगभग संख्या रखा जाता है, उसके बाद एडमिशन को रोक दिया जाता है। क्लियर, अब आते हैं हम लोग पेपर 3 के स्ट्रेटजी पर। आज हम लोग भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के स्ट्रेटजी, कंप्लीट भूगोल के स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा सेक्शन यहाँ पर करना चाहिए और कौन सा नहीं। और जो डिटेल स्ट्रेटजी आज का रहेगा वह होगा फिजिकल ज्योग्राफी का, है ना। तो देखिए यहाँ पर पेपर 3 के पार्ट या सेक्शन आप बोल सकते हैं, सेक्शन खंड पार्ट कर देते हैं, है ना। पार्ट बी में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें अगर ए नंबर में आप देखें तो ये फिजिकल ज्योग्राफी होते हैं, बी नंबर इंडियन ज्योग्राफी जिसके नेचर फिजिकल किस्म के होते हैं, सी नंबर इंडियन ज्योग्राफी होते हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ज्योग्राफी आप बोल सकते हैं, ओके। और डी नंबर जो आपका है वो झारखंड का भूगोल है। क्लियर, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि 4 सेक्शन है और वहाँ पर भी 4 सेक्शन था। अब टोटल 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन तो करके कोई नहीं जाते हैं, ये रणनीति का हिस्सा नहीं होता है और आपका भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से ये गलत है कि आप उस तरीके से रणनीति आप बनाइए, क्लियर, कि चारों सेक्शन आप करके जा रहे हैं, 8 सेक्शन
देखिए, सिविल सेवा में आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है ना। वहाँ ज्ञानियों की खोज नहीं की जाती है यूपीएससी और जेपीएससी के द्वारा, उन लोगों की खोज की जाती है जो प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य बनाते हुए हर समस्या का बिना किसी पूर्व उदाहरण के समाधान खोज सकें। क्या आप उसमें फिट बैठते हैं? क्लियर। वह निर्धारित करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मुख्य परीक्षा की तैयारी की, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की, इंटरव्यू की, है ना। और जेपीएससी तो आपकी अच्छी तरीके से परीक्षा लेता है, आपके धैर्य की तो पूरी परीक्षा लेता है ना। आपको लगेगा कि बस सब 1-2 महीना में सब कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है ना, कि आप गलतफहमी में जी रहे थे। यानी कि यहाँ धैर्य की भरपूर आपकी परीक्षा होती है। एक असली सिविल सेवक आपको यहाँ पर बनाया जाता है। शायद आप जेपीएससी क्लियर करने के बाद जो भी चुनौतियाँ आएंगी, इतनी चुनौतियों को आप एग्ज़ाम के अलग अलग चरणों के दौरान खुद ही फेस कर चुके हैं, जिसके कारण आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। तो जहाँ तक रेनेसा आईएएस की बात होती है, तो यहाँ का टारगेट रहता है जो कंप्लीट 100% कराया जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड झारखंड भूगोल। इसके कारण है ना, विदाउट रणनीति यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया जाता है। जो भी एडमिशन लेंगे उनको समझ में इस चीज़ को आएगा। हर चीज़ यहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ चलता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो या टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस हो मेंस का, वो अभी से ही शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर इंतज़ार नहीं किया जाता है नोटिफिकेशन का। आपको भी वास्तव में क्लियर करना है तो इंतज़ार करना बंद कीजिए और रेनेसा आईएएस से तुरंत जुड़िए और यहाँ के प्रोग्राम्स का लाभ उठाइए। 2 आपका इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से सिलेक्टेड कराया जाएगा। ओके, यहाँ से ओनली सिलेक्टेड कराया जाएगा। क्लियर। हालांकि नोट्स इस बार कंप्लीट मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी नोट्स दिया जा रहा है रेनेसा आईएएस में। इस बार आंसर राइटिंग तो इंग्लिश में पहले से चलते ही थे, इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बी और सी का 10 से 12 टॉपिक या ज़्यादा भी उचित लगेगा तो ज़्यादा टॉपिक भी करवा दिया जाएगा, लेकिन जो 100% होगा वह फिजिकल ज्योग्राफी का होगा और झारखंड भूगोल का होगा। ठीक है। जब भी आप किसी भी टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान, इमोशनल होकर के सिलेक्शन नहीं करना है। संवेदनशीलता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है सिविल सेवकों के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये इंटरव्यू में भी आपकी बताई जाती है कि मैं संवेदनशील भी हूँ, इसलिए अधिकारी बनना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि परिस्थितियों के अनुसार मैं कठोर निर्णय भी ले सकता हूँ। क्लियर। सिर्फ संवेदना से ही काम नहीं चलता है, इसका भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बाद संवेदना फिर सिविल सेवा में किसी काम का नहीं होता है ना। एक लिमिटेशन तक जो आपके दायित्व दिए गए हैं, वंचित वर्गों, आप सरकार के केंद्र में वंचित वर्ग रहते हैं, सरकार के हैंड्स आप होते हैं, आपके माध्यम से ही सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं को लागू किया जाता है। यानी कि आप पूरी तरीके से, यहाँ तक कि माइंड भी आप ही होते हैं सरकार के, और जनता के हार्ट में सरकार रहती है। क्लियर। सरकार के हार्ट में जनता रहती है, तो आप कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो सरकार तो नाराज़गी, सरकार के प्रति, आपके प्रति सरकार में तो नाराज़गी हो सकती है ना। यानी कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये जो आपका झारखंड भूगोल है और फिजिकल ज्योग्राफी, जब भी आप सिलेक्शन करें कि कौन सा सेक्शन लेना है, तो स्पेशली आपको ध्यान देना है कि टॉपिक जो है आपका साइंटिफिक कौन ज़्यादा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, क्लियर, कि रिवीजन का जो आपका आएगा प्लस सिनॉप्सिस। टॉपिक कौन सा ज़्यादा साइंटिफिक है, जो समझ पर आधारित हो, कंसेप्ट पर आधारित हो, दिन प्रतिदिन घटनाओं को आप देख रहे हैं उस पर आधारित हो, ये साइंटिफिक है। साइंस के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लग जाने से वहाँ पर याद नहीं करना पड़ता है। क्लियर। दूसरा जो है सिनॉप्सिस बनाना, उसका कितना इजी है। क्लियर।
कितना बेहतर तरीके से आप उसका सिनॉप्सिस बना सकते हैं, कितना संक्षिप्त में सिनॉप्सिस बना सकते हैं। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट जो आपका है कि रिवीजन करने में वो कितना आसान है आपके लिए। क्लियर? बिफोर एग्जामिनेशन आपके पास नोट्स है और आप याद भी कर चुके हैं। अगर आपके पास सिनॉप्सिस नहीं है तो सारा मेहनत आपका पानी हो चुका है ना। उसी तरीके से सिनॉप्सिस अगर है भी, नोट्स भी अगर है, सिलेक्शन आपने गलत कर लिया है, गलत टॉपिक्स का, इकोनॉमिक्स में, आपका साइंस में, पॉलिटी में, लोक प्रशासन में, तब फिर वहाँ पर सिनॉप्सिस होते हुए भी हो सकता है आपको परेशानी हो। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन सही सही टॉपिक, सही सही सेक्शन किया है, विश्वास मानिए कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे बिफोर मेंस एग्जामिनेशन। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है पेपर 3 में, खंड का सिलेक्शन में। क्लियर? झारखंड भूगोल के स्ट्रेटजी पर आज हम लोग नहीं बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के स्ट्रेटजी पर। झारखंड के इतिहास और झारखंड के भूगोल मुख्य परीक्षा के स्ट्रेटजी के संदर्भ में अगली वीडियो में मैं स्ट्रेटजी पर बात करूंगा। उसके बाद आपका पॉलिटी के स्ट्रेटजी पर बात हो। फिजिकल ज्योग्राफी के स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ाया जाता है, इसमें क्या क्या ऐसा खासियत है। ऐसा मत सोचिए कि फिजिकल ज्योग्राफी बहुत टफ होता है, समझना बहुत कठिन है ना। रेनिसा इसमें एक बार जुड़िए। फिजिकल ज्योग्राफी का ऐसा कंडीशन यहाँ पर कर दिया जाता है कि लास्ट में 1-2 दिन, 1 सप्ताह काफ़ी होता है रिवीजन के लिए। बिफोर एग्जामिनेशन 2-3 घंटे में भी आप फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि इसका रिवीजन टाइम और सिनॉप्सिस बहुत शॉर्ट में बनाया जा सकता है, पूरी तरीके से साइंटिफिक है और कंसेप्ट बेस्ड है। कई हाइपोथेसिस इसमें शामिल किए गए हैं, कई थ्योरीज इसमें शामिल किए गए हैं, जो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। और कई टॉपिक्स तो इतने इजी हैं कि बस एक बार पढ़िए, दिमाग में फर्स्ट राउंड में ही सेट कर जाता है। क्लियर? इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पर चयन किया गया है। इसके अगर नेचर को देखें फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है, तो इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट जो है आपका हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। दूसरा पार्ट जो है आपका साइंटिफिक। तीसरा पार्ट जो है कुछ इजी टॉपिक्स, हालांकि ये भी साइंटिफिक ही हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर 3 पार्ट्स में आपको बांट करके फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करना है। एक हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, दूसरे साइंटिफिक, तीसरे इजी टॉपिक्स। क्लियर? एक एक करके स्टडी हम लोग करते हैं कि किस में कौन सा टॉपिक शामिल होगा, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हाइपोथेसिस वाले सेक्शन में आते हैं। बिना स्ट्रेटजी का सिविल सेवा का तैयारी कभी मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय को किल कर रहे हैं। हाइपोथेसिस प्लस थ्योरीज वाले टॉपिक्स। क्लियर? ओरिजिन ऑफ अर्थ, यह हाइपोथेसिस में ही जाएगा आपका। ओरिजिन ऑफ अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर? शायद एक बार अच्छे तरीके से आप समझ लिए, कुछ डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लिए तो फुल कंट्रोल में आपका आ जाता है। उसी तरीके से सीडीटी, पीटीटी, डेविस बैंक, इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑफ द अर्थ,
ये सारे टॉपिक हो गए, ठीक है, जो पूरी तरीके से सिद्धांत बेस्ड है, संकल्पना बेस्ड है। क्लियर। यहाँ पर आप स्पेशल केयर रखेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एकदम आपको याद रखना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना फिजिकल ज्योग्राफी आप कभी नहीं समझ सकते हैं, है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। हर काल में क्या क्या हुए वो पूरी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, अन्यथा ये सारे टॉपिक सहित फिजिकल ज्योग्राफी के अधिकांश टॉपिक में आपको समय समय पर समस्या आएगी। क्लियर। ओरिजिन ऑफ अर्थ हो या सीडीटी मीन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर का है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये थ्योरी आपका है, हालांकि थ्योरी लिखा हुआ है सीडीटी, लेकिन ये वास्तव में हाइपोथेसिस है और इसके बहुत सारे जो आपके रिजल्ट्स थे वो आपका गलत सिद्ध हो चुके हैं वर्तमान में। क्लियर। खास करके पीटीटी ने एक ऐसा स्पष्टता दिया है जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में, जिसके कारण बाकी जितने भी आपके थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस हैं वो आपका इसी में एक तरीके से जो उसके सकारात्मक या पॉजिटिव एलिमेंट्स थे इसी में समा गए, और जो आपका नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो आपका हट गए हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, जब आपका ये गलत सिद्ध हो चुका है सीडीटी तो क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, टेलर को तो हटा दिया गया। क्लियर। टेलर का भी कुछ योगदान था, इसलिए पढ़ते हैं सीडीटी को, क्योंकि सीडीटी नहीं पढ़िएगा तो पीटीटी नहीं समझ में आएगा, संभवतः इसलिए टेलर वाले को न ही आपका एकेडमिक एजुकेशन में बैचलर वाले में महत्व दिया जाता है, न ही किसी भी सिविल सेवा में, लेकिन सीडीटी आपका हर जगह रहता है वेगनर का, क्योंकि इन्होंने साहस से या फिर बोलिए दुस्साहस किया था यह बताने का कि आपका महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो संकुचन का वहाँ पर उस समय छाया हुआ था पूरी तरीके से कंसेप्ट, वहाँ पर इन्होंने बताया था कि नहीं, जमीन जो है आपका इधर उधर होता है, जिससे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। किसी भी अवधारणा को, किसी भी परंपरा को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। उस परंपरा और अवधारणा को तोड़ा था वेगनर ने। क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि भले ही आपका कुछ कंसेप्ट इनके गलत हो गए, लेकिन एक सही सोच के साथ शुरुआत की गई थी। यही कारण है कि पीटीटी का फाउंडेशन यही बना। क्लियर। जब तक कुछ गलत आप नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये गलत है। क्लियर। तो उस गलती को फिर नहीं दोहराते हुए पीटीटी बना। उसके बाद आपका डेविस और पेंका जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। डेविस में तो विशेष कुछ समझना नहीं, पेंका में एक पॉइंट पर थोड़ा सा समझना है, चूँकि वहाँ तली का गहराई भी चलता है और शिखर की ऊंचाई भी चलती है, तो वहाँ पर अगर रिलेशन अगर आप समझ जाते हैं तो सारी समस्या आपका समाप्त हो गया। उसी तरीके से आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट साइंटिफिक टॉपिक है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें आप आराम से ओल्डहम वाले मैप को दिखाना है, प्लस टेबल बनाना है। बहुत एक बेहतर आंसर, और जब इसके आंसर आप लिख लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर वाले को, तो आंसर का प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत ही शानदार दिखता है आपके कॉपी में अपने आप। बस परीक्षक देखते ही, अगर आपने बेहतर तरीके से लिख दिया है तो परीक्षक देखते ही आपको मार्क्स दे देंगे। ये ऐसा टॉपिक है। और जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको बताए गए, ओरिजिन ऑफ अर्थ, हाइपोथेसिस एंड आपका थ्योरीज वाले में, इस सारे के सारे जो हैं, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आते हैं इनको ज़रूर आपको लिखना है, ये बहुत ही मार्क्स देते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब सेकेंड सेक्शन में आते हैं। इस साइंटिफिक टॉपिक, कौन कौन से हैं साइंटिफिक टॉपिक्स? इसमें जो है आपका हीट बैलेंस है, इंसुलेशन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है,
कंडेंसेशन वाला सारा कंसेप्ट है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन हुआ, ड्यू हुआ, फॉग हुआ, मिस्ट हुआ, फॉस्ट हुए, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हुए, है ना। इसके अलावा एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके अलावा आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कोपेन, थॉर्नटवेट, इसके अलावा हीट बजट, आईओटी, यहीं पर डाल देते हैं हीट बजट, IOT, ओके। IOT मीन्स इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, तापमान व्युत्क्रम, ओके। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से साइंस बेस्ड है, जिसमें फिजिक्स के नॉलेज जो हैं आपको काम देंगे, मैथ्स के नॉलेज काम देंगे, अल्फ़ा ABCD के नॉलेज आपको काम देंगे, और सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इतना जो आप टॉपिक देख रहे हैं, अगर इसकी संख्या आप देखें 1 2 3 4 5 6 कंबाइंड मान लेते हैं, 7 8 9 10 11, मैंने 12-13 टॉपिक्स आपके हैं। ये 12-13 टॉपिक्स अगर आप समझ गए और बेहतर तरीके से आपने नोट्स बनाया है और प्रैक्टिस किया है, तो 12-13 टॉपिक को रिवीजन करने में आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। सारे टॉपिक्स को एक बार कमांड हो जाने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा आपको बेहतर मार्क्स दिलाने में। 40 मार्क्स में आप 30-32 आराम से ला सकते हैं। हीट बैलेंस हो या हीट बजट हो या आपका इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर हो, क्लियर। इसके अलावा आप इंसुलेशन, इट मीन्स टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, सूर्यतप, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है जो लैटिट्यूड पर आधारित है, तो देशांतर और अक्षांश का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कहीं से कोई समस्या नहीं है। उसी तरीके से ये वर्षा वाला कंसेप्ट है पूरा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, पूरी तरीके से फिजिक्स पर आधारित है, 100% आपका फिजिक्स पर ही आधारित है। फिजिक्स का नॉलेज है तो एक एक टॉपिक आप बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ जुड़ते हैं तो अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। किस तरीके से डायग्राम बनाना है, किस तरीके से टेबल देना है, भूमिका कैसी होनी चाहिए, निष्कर्ष कैसी होनी चाहिए, क्या करंट डाटा का कुछ यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो सारे के सारे यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। समय किल मत कीजिए, सिविल सेवा में समय को किल नहीं करना है। सिविल सेवा की तैयारी का जिस दिन डिसीजन लिए एक अच्छे गाइडेंस के अंडर में आइए, रेनेस IAS से भी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद कम से कम समय में इसको क्लियर करने का प्रयास कीजिए। एक लंबा प्रोग्राम कम से कम आप मत बनाइए। JPSC तो बनाता ही रहता है कि 2 साल 3 साल 4 साल, कोई ठिकाना इन लोगों का नहीं रहता है। कम से कम अपनी ओर से आप तो मत बनाइए कि इस बार PT, अगला बार मेंस, उसका अगला बार इंटरव्यू। अपनी ओर से आप टाइम की कटौती कर सकते हैं। भविष्य में रेनेस IAS में BPSC और IAS के भी क्लासेस होंगे, यहाँ पर क्लियर कीजिए। फिर जिनको IAS वगैरह करना होगा फिर आप आगे IAS की भी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इसके समय को लिमिट कीजिए। ईयर्स तो आपके हाथ में नहीं हो, सरकार और आयोग के हाथ में, आपके हाथ में है कि चांस, एक चांस में ही आपको फिनिश करना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आपका बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से वाष्प, वाष्प से वर्षा होता है, फिर पानी बनता है, क्लियर। तो हर चीज़ यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे विथ डायग्राम। कोपेन एंड थॉर्नटवेट इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया है और ABCD वगैरह का यूज किया है। कोपेन तो काफ़ी इजी है अगर बैलेंस्ड तरीक़ा से आप लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर टफ हो जाता है कोपेन जब आपका समय प्रबंधन की बात होती है। और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोपेन एंड थॉर्नटवेट। समय प्रबंधन की बात होती है तो वहाँ पर बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या छोड़ें क्या लिखें,
इस समझ में नहीं आता है कौन सा डायग्राम बनाएं, मैप बनाएं तो कहाँ पर बनाएं, उसमें क्या क्या दिखाएं नहीं दिखाएं, वर्ल्ड के मैप में भारत की क्या कंडीशन है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके उठते हैं, यहाँ पर जुड़ेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हमेशा मिलता रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थॉर्नटवेट जिस तरीके से डेविस एंड पेंका में मैंने बताया, डेविस इजी है, पेंका थोड़ा सा टफ है समझने में, उसी तरीके से यहाँ पर कॉपेन इजी है समझने में, हालांकि टाइम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कॉपेन इजी नहीं है। थॉर्नटवेट जो है वो समझने में थोड़ा सा टफ है ना। एक और समस्या आती है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में, थॉर्नटवेट का दो क्लासिफिकेशन है 1931 1948 का। कब ऐसा नहीं आपका है कि केवल 1948 का आएगा 1931 का आएगा, अलग अलग भी आ सकता है, कंबाइंड भी आ सकता है। दोनों सिचुएशन में आपको उत्तर प्रैक्टिस करके तैयार रहना होगा, अन्यथा वहाँ पर आपको समस्या आएगी एग्जाम हॉल में। क्लियर? ये आपके सेकेंड पार्ट थे। अब लास्ट पार्ट जो इजी पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, ये भी इजी ही है अगर आपका साइंस का समझ नहीं भी है, लेकिन टॉपिक को समझ गए हैं। इजी टॉपिक, इजी टॉपिक के अंतर्गत सॉइल फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदरिंग, रॉक्स, टाइप्स वगैरह है ना, टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, एयर मासेस, फंड, वाताग्र, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, टाइड्स, वेव्स, इसमें पढ़ना है। ओशनोग्राफी के अंतर्गत टेम्परेचर भी पढ़ना है आपको, ओशन टेम्परेचर, रिलीफ भी पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। करेंट्स भी पढ़ने हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है मास वेस्टिंग, इसके नोट्स थोड़ा मिलने टफ होते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो बहुत ईजी है। मास वेस्टिंग अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत ईजी है। यहाँ पर जो आपका एक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदरिंग, रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन, लैंड फॉर्म्स, एक आपका टॉपिक है लैंड फॉर्म्स, ये इजी में ही आता है। ग्लेशियल, इससे मत घबराइए कि बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, हर जगह पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं। एरिट, फ्लूवियल, एरिट, कास्ट, ये भी अभी तक आया नहीं है। ओके, ये आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका बहुत ज़्यादा करंट से अपडेट का ज़रूरत है, और उसके टॉपिक में थोड़ी सी आपका मूल्यांकन क्षमता, विश्लेषण क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल एंड साइंटिफिक है, तो यहाँ मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना है, वहाँ पर मार्क्स कम आने की संभावना है। हालांकि आप अच्छा लिखेंगे तो वहाँ पर भी मार्क्स आएगा। यहाँ के जो आपके टॉपिक्स हैं, सॉइल फॉर्मेशन, क्लियर, सॉइल फॉर्मेशन ईजी है ना, 2-3 स्टेप है, उसको दिखा देना है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ कंसेप्ट को डालना है, सारे आपका स्फेयर्स को दिखाना है, तो ये बहुत ईजी आपका है। ठीक है, वेदरिंग, रॉक्स ईजी है, एयर मासेस, फंड्स, ये समझना थोड़ा है ना, अगर समझ गए। और साइक्लोन भी यहाँ जोड़ दीजिए, इसको साइंटिफिक में भी डाल सकते हैं साइक्लोन को। ठीक है, एयर मासेस, फंड्स, साइक्लोन,
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर दोबारा आ गया है। ओशनोग्राफी के सारे टॉपिक बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन डायग्राम और मैप की बेहतर ज़रूरत होगी, कमांड की। ऐसा नहीं कि मैप एकदम एक्यूरेट बना देना है वर्ल्ड का, एक एवरेज मैप बनाना है जिससे लगे कि हाँ वर्ल्ड की तरह है और हर चीज़ को आप बेहतर तरीके से अटलांटिक महासागर के हर चीज़ को दिखा रहे हैं, प्रशांत महासागर के हर चीज़ को दिखा रहे हैं, या हिंद महासागर, जहाँ जो ज़रूरत पड़ा वहाँ पर आइलैंड के लोकेशन की आपकी जानकारी होनी चाहिए, अलग अलग सागर महासागर के लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए, कोस्ट की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मास वेस्टिंग है, ठीक है। मास वेस्टिंग का बताएं कि नोट्स अगर आपके पास अच्छा है फिर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो इस प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी की रणनीति पर मेरे द्वारा चर्चा की गई। आशा है कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। फिर अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, है ना। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी संभव होगा यहाँ से हमारे द्वारा गाइडेंस दिया जाता रहेगा। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी में के दौरान आप में कन्फर्मेशन नहीं आ पा रहा कि सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तब आप फिर गलत डिसीजन ले रहे हैं। अपने कैरियर के एक लंबे ईयर्स को आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा, समय बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर एक सिविल सेवा में सफलता के बाद नेगेटिविटी बढ़ते जाते हैं, उससे आपको बचना है। फर्स्ट एंड लास्ट चांस की थ्योरी से आपको जेपीएससी में चलना है, तो बहुत ही आपको सुकून फील होगा लाइफ में। लाइफ में और भी बहुत सारा काम होते हैं, इसलिए अगर आपको तैयारी में किसी भी तरीके से समस्या आ रही है, रेनेसां से जुड़िए, यहाँ पर बहुत आपको लाभ होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और अभी 11th जेपीएससी के शुल्क पर ही एडमिशन हो रहे हैं और 11th जेपीएससी के इंटरव्यू के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। सीडीपीओ के इंटरव्यू के प्रोग्राम चल रहे हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। सारे में नोट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में, प्लस टॉपिक्स के फॉर्मेट के रूप में। इसका लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।